चीजें होती हैं, तो मलयालम की ही बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई और भाषा की तरफ आप चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण यानी कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको ग्रामर सिखाना है तो बेस्ट तरीका है कि आप कॉन्टेक्स्ट में सिखाएं, संदर्भ में सिखाएं, कि आपने कविता पढ़ाई और बताया इस कविता में जो राम श्याम सीता नाम आए हैं ये सब संज्ञा का उदाहरण है। ये है संदर्भ में व्याकरण सिखाना, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाना। अलग से ग्रामर के रूल्स नहीं रट्टे लगवाए आपने, तो रूल्स रटवाने से बेहतर होता है संदर्भ में व्याकरण सिखाना कॉन्टेक्स्ट में, जो कि इंडक्टिव तरीके से सिखाई जाती है। और कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड में आप संदर्भ में व्याकरण सीखते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज करके तब आप ग्रामर अपने आप सीख ले रहे हैं उसमें, या संदर्भ में सीख ले रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में सीख ले रहे हैं। देखिएगा फोर्थ ऑप्शन 65% लोग सही जवाब अब पकड़ गए आप लोग। पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना, मे बी पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, ना ना ना, ये संदर्भ में व्याकरण, ये तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, एंड में सिर्फ जो अभ्यास दिया है उसको पूरा कराना, ये संदर्भ में व्याकरण सिखाना नहीं है। जब आपको दिखा के ये विशेषता की बात आई है कि लोमड़ी चालाक होती है, और चालाकी क्या है? विशेषण है लोमड़ी का, तो आपने यहां विशेषण सिखा दिया कहानी के दौरान। देख रहे हो मुन्ना, देखो कैसे ग्रामर सिखाई जाती है। पाठ सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्कूल में, बस भूल गए हो क्योंकि आपको रटने की चिंता है कि पेपर में नंबर आ जाए, किस तरह से समझने की चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो जब मतलब जिन लोगों को है उनको बहुत अच्छी बात है, सबको नहीं कह रही हूं, बट आप समझ पा रहे होंगे आज के अपने पूरे सेशन में 30 क्वेश्चन करते समय कि आप बेसिक मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, है ना। आपने बस वो कीवर्ड याद कर लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पेडागोजी ये कह रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, ये बात बिल्कुल सही है। और आप लोग कितने परसेंट लोग? 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। मैंने बिना मतलब आपकी क्लास लगा दी, इसमें तो आपने सही जवाब ही दिया है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहां तो पाठ पढ़ाते समय, एंड में नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जब वो संदर्भ चल रहा है तभी बताया उस चीज को, बाद में बताना तो याद करवाने जैसा हो जाएगा। तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना, यानी कॉन्टेक्स्ट में उस प्रसंग में जो चीज यूज हुई है कि लोमड़ी की चर्चा हुई, लोमड़ी की चालाकी की चर्चा हुई, और बता दिया कि ये चालाकी जो है ये विशेषण है, और विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। तो प्रसंग में आपने उस संदर्भ में ही सिखा दिया ग्रामर को भी, क्योंकि विशेषण क्या अपने आप में व्याकरणिक ज्ञान है जो आपने कहानी में ही समझा दिया। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, 68% लोगों ने। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, यानी बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, किस चीज का बैकग्राउंड, आर्थिक व सामाजिक बैकग्राउंड, उससे आपको क्या करना है पता होना चाहिए, है भी तो, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है कि सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, दिस डज नॉट मैटर टू यू। सामाजिक मैटर उतने में करेगा अगर आपको हेल्प करने की है बच्चे की, उसके अलावा मैटर नहीं करेगा। नहीं तो अगर ऐसा ही होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन पाते, है ना। तो अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति अधिगम को उतना प्रभावित कर रही होती कि सीख ही नहीं सकता बच्चा क्योंकि गरीब परिवार से आता है, तो वो गलत हो जाएगा। सामाजिक व व्यावसायिक यानी सोशल व आपका ऑक्यूपेशनल अगेन फिर सामाजिक व्यावसायिक, इस पे आप जा रहे हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। भाषिक व सांस्कृतिक, यस भाषा की क्लास है, बच्चे की भाषिक व सांस्कृतिक यानी लिंग्विस्टिक और कल्चरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप बच्चे की मातृभाषा का इस्तेमाल करके उसको हेल्प कर सकें, उसकी भाषा में चीजें समझाने के लिए, जिस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से वो आता है वैसे उदाहरण देने के लिए उससे कनेक्ट कर पाए आप बच्चे से, ठीक है ना। सांस्कृतिक, अब मैं अगर आपको शक्तिमान का उदाहरण देती हूं तो मैं मान के चल रही हूं कि आपने बचपन में कभी ना कभी शक्तिमान देखा होगा, या डोरेमोन का एग्जांपल दे रही हूं तो आपकी वो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, आपने शायद वो सिमिलर एक्सपीरियंसेस किए होंगे, जो डीडी न्यूज वाला एग्जांपल भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो वो उस तरह से पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से या उसकी नॉलेज से कनेक्ट कर पाएंगे, उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझा पाएंगे। सांस्कृतिक व आर्थिक ये मैटर नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर कि जो बच्चे की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसकी मदर टंग है, उन सब का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि आप कनेक्ट करके, चाहे आपको 4 शब्द सीखने पड़ जाएं बच्चे की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? 6th क्लास का बच्चा है, आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे सीखने सिखाने के लिए? भाषा सिखाने की बात, हिंदी भाषा की बात हो रही है, यहाँ इंग्लिश भी लिखी होती तब भी बात सेम ही थी। जिसमें बच्चों को बोलने के लिए अवसर मिले, उस भाषा उस पद्धति का,
हाँ बात तो सही है, बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, खुद को अभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है, फिर भी इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो। ये मैटर नहीं करता पढ़नी पड़े नहीं पढ़नी पड़े, वो मैटर नहीं करता। जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हो, हाँ बच्चा यहाँ भी एक्टिव है। जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य, एक तो ये केवल वाले ऑप्शन ज्यादातर गलत ही होते हैं, है ना, क्योंकि वो एक्सट्रीम में ले जाते हैं, और अति का भला कुछ भी नहीं होता। ये हमें अपने सामाजिक संदर्भ से हमने सीखा है, बचपन में सुना होगा आपने कि एक्सट्रीम इज बैड। ठीक, तो अगर हम देखें जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, बात तो सही है, छठी क्लास की टीचर है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने की, किस पद्धति का समर्थन करेंगे, और जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करें, तो अब कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा? दोनों ही हम फंस चुके हैं इसमें, जो है अच्छी खासी कंफ्यूजन है। थर्ड ऑप्शन 82% लोग कह रहे हैं, जो कि सही है, क्योंकि अंतः क्रिया में बोलने का अवसर अपने आप ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन, यानी बच्चे जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे, तो वो मौका तो उनको मिलेगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? एक दूसरे को देख के ऐसे खड़े हो गए बुत की तरह, तो ये थोड़ी इंटरेक्शन है। अंतःक्रिया का मतलब है कि आप बातचीत कर रहे होंगे, घुल मिल रहे होंगे, आज तुम क्या लाए हो खाने में, हमारे घर पे ये कपड़े पहने जाते, 50 बातें कर रहे होंगे अलग अलग तरह की, तो बच्चों को बोलने का मौका अपने आप मिल जाएगा। तो इससे बेहतर ऑप्शन है थर्ड। फर्स्ट भी ठीक था, एक बार को लग रहा था कि हाँ ये ठीक हो सकता है, अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, गलत नहीं था, बट उससे बेहतर ऑप्शन था हमारे पास थर्ड, जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है फर्स्ट से। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, और 15 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है, आपने घबराना नहीं है, आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। ये वाला सेशन आप 2-3 बार रिपीट पे देख लेना अगर आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं सवालों में। बाकी इसका PDF भी आपको हम कल शाम तक अवेलेबल करा देंगे विद मार्क्ड आंसर्स। ये 50 के 50, ये 50 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम कर लोगे, अच्छे नंबर हो जाएंगे, हिंदी पेडागोजी में दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ के कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो तो कोई फिर उपाय नहीं है। देखिएगा, कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है, यानी टीचर हैं क्लास 8 के सुभाष, उनको दुख होता है कई बार कि भाषा आकलन ग्राम्यशील यानी रिसेप्टिव कौशलों को महत्व नहीं देता है। यानी जब आप लैंग्वेज को असेस करते हो, लैंग्वेज में टेस्ट ले रहे हो, आकलन कर रहे हो, तो रिसेप्टिव कौशल कौन से होते हैं? रिसेप्टिव कौशल एक होते हैं एक्टिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स, जिनको हम उत्पादनात्मक कौशल कहते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं, सूबो पाली हिंदी में, LSRW इंग्लिश में, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये 4 मुख्य कौशल हैं। इन 4 कौशलों में 2 हैं रिसेप्टिव ग्राम्यात्मक और 2 हैं प्रोडक्टिव यानी उत्पादनात्मक कौशल। पूछा है कि रिसेप्टिव कौशल पे कई बार फोकस नहीं करते टीचर जब आकलन कर रहे होते हैं। अब आपसे पूछा है कि ग्राम्यशील कौशलों से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? रिसेप्टिव कौशल यानी रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब क्या है, कौन सी होती है रिसेप्टिव स्किल? आप लोग अब जाके इसमें सही जवाब दे रहे हैं। पहले मेजॉरिटी लोग थर्ड ऑप्शन में लगे पड़े थे, अब 65% लोग सही जवाब दे रहे हैं, श्रवण और पठन, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्यों दिया है, हिंट दिया है, स्कैप फोल्डिंग दी है, नहीं तो खुद से गलत ही कर रहे थे मेजॉरिटी। जो खुद से सही कर रहे थे वो अपने लिए ताली बजा लें। श्रवण और पठन यानी सुनना, लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हैं जब आप रीड कर रहे हैं, यानी आप इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और जब आप सुन रहे हैं तब भी आप इंफॉर्मेशन को रिसीव ही कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर रीडिंग दिस क्वेश्चन, जब आप ये सवाल पढ़ रहे हैं तो आप रिसीव ही तो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, और जब मैं बोल रही हूं मुझे सुन रहे हो आप लोग, जब सुन रहे हो यानी लिसनिंग हो रही है और रीडिंग हो रही है, लिसनिंग रीडिंग दोनों में ही आप रिसीव कर रहे हो, ग्राम्यात्मक कौशल है मेरे लिए। क्योंकि मैं ये अगर बात करूं तो मैं लिख भी रही हूं और बोल भी रही हूं, यानी लिखना और बोलना, राइटिंग और स्पीकिंग एक्टिव स्किल्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बोलना और पढ़ना ये तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बोलना जो है एक्टिव स्किल हो जाएगी और पढ़ना रिसेप्टिव हो जाएगी या ग्राम्यात्मक हो जाएगी, तो कोई एक तो ये बचा नहीं। श्रवण और लेखन भी अलग अलग हो जाएंगे, बोलना और लेखन जो है ये एक्टिव स्किल्स हैं, ग्राम्यात्मक नहीं, उत्पादनात्मक कौशल है। अगर पूछ ले अगली बार, ये पूछ लिया जाता है, एक सवाल इन पे आ जाता है, उत्पादनात्मक कौशल है, ठीक है, बोलना और लिखना, क्योंकि आप एक्टिव हैं जब आप बोल रहे हैं, और जब लिख भी रहे हैं तब भी आप ही एक्टिव हैं। सुनने में और पढ़ने में आप उतने एक्टिव नहीं है, या आप कहें रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसको ऐसे देख सकते हो। फिर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ही तरीके से नहीं आ सकता, कई तरह से आ सकता है, तो आपकी फंडामेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए उस टॉपिक को लेके। ये LSRW, ठीक है, ये 4 स्किल्स हैं, सूबो सुनना बोलना, पली पढ़ना और लिखना, LSRW। अब इसमें जो लिसनिंग और रीडिंग है, इनको हम कहते हैं ग्राम्यात्मक कौशल, ग्राम्यात्मक कौशल या फिर रिसेप्टिव कौशल। कई लोग इनको पैसिव स्किल्स भी कह देते हैं, क्योंकि आप पैसिव हैं, रिसीव कर रहे हैं। जब स्पीकिंग और राइटिंग को हम क्या कहते हैं, इन 2 कौशलों को हम कहते हैं ये उत्पादनात्मक धनात्मक, एक मिनट,
उत्पादनात्मक और, हिंदी लिखने की उतनी प्रैक्टिस रही नहीं है, प्रोडक्टिव स्किल्स यानी या एक्टिव स्किल्स भी कह देते हैं, है ना, उनको पैसिव कह देते हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग, जब आप कुछ लिख रहे हैं और आप बोल रहे हैं तो ये एक्टिव स्किल्स हो गए, जब आप रीड कर रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये पैसिव स्किल्स हो गए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा फास्ट चलो, फास्ट चल लेंगे, हमें क्या। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है, यानी एक सिस्टम से कार्य करती है जो लैंग्वेज, उसको बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से समझाई जा रही है, और व्यवहार में भी लाते हैं। फटाक से जवाब दो, मिक्स जवाब आप लोग दे रहे हो, इसमें युक्तिपरक दक्षता, है ना, कोई टेक्निकल स्किल, टेक्निक की बात हो रही है, संप्रेषण की बात हो रही है, सर्वांगीय सिस्टमिक दक्षता की बात हो रही है कि आपको पता है कि पहले आप अ से अनार, अ से आम, ये वोकेबलरी अल्फ़ाबेट सिखाते हो, फिर आप जाकर के दो लेटर्स को जोड़ करके कैसे एक शब्द बनेगा, मतलब दो लेटर क्या, मतलब मल्टीपल लेटर्स को जोड़ के एक शब्द कैसे बनेगा, अक्षरों को जोड़ के, है ना, फिर वो दो अक्षरों को जोड़ के सेंटेंस या क्लॉज कैसे बनाएंगे। तो ये सर्वांगी या सिस्टमिक दक्षता है लैंग्वेज को लेकर के। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ें, कितने लोग सही दे रहे थे आप? 74। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप लोग समझ पा रहे हैं पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, ये क्या है, यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई, यानी एक रीडिंग मटेरियल है। पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री भाषा की किस प्रयुक्ति या रजिस्टर से संबंधित है या टेक्निक से संबंधित है। अगर हम कहें अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा, किस पार्ट से संबंधित है, ये आपको आइडिया लगाना है। विश्व के कई भागों में, यहां तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे, और जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी, यानी सेंटर में क्या है, ये इन विचारों में सामाजिक सत्ता, ठीक है, सोशल पावर की बात हो रही है, उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और द्रोयजी ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया गया कि ये जो सोशल ट्रांजिशन, सोशल चेंज की बात हो रही है, तो इन विचारों को एक नया रूप दिया गया। किसके बारे में बात हो रही है, किस तरह की प्रयुक्ति है ये, क्या कौन सा सब्जेक्ट होगा आपके हिसाब से? सोशल साइंसेज में, सोशल स्टडीज में ही बात हो सकती है, हिस्ट्री पॉलिटी में ही सही कुछ होगा, यही मानोगे ना? तो अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री की बात हो रही है, क्रांति प्रयुक्ति, ये कोई ऐसी टेक्निक है जो विद्रोह या क्रांति या रेवोल्यूशन की टेक्निक है, बच्चों को रिवोल्यूशनाइज करने की एक टेक्निक है? नहीं, आप ये थोड़ी रेवोल्यूशन थोड़ी सिखा रहे हो। राजनीतिक प्रयुक्ति है, कोई पॉलिटिकल प्रयुक्ति है? नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटी का टॉपिक तो नहीं है आपका, हिस्ट्री की तरफ ही लेकर के जा रहा है आपको। पावर के सेंस में देखोगे तो लगेगा। विज्ञान प्रयुक्ति नहीं, ये सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी वो आ जाएगा, दोनों ही एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, यानी एक सोशल साइंस टेक्निक है बच्चों को सिखाने के लिए कि उस समय के जो टॉपिक्स चल रहे होंगे वो सामग्री आपके सामने, आपको बस ये पहचाननी थी कौन सी सामग्री है। फोर्थ ऑप्शन कितने लोगों ने सही दिया? 65, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? ये अलग तरह का सवाल है, लेकिन टॉपिक ये पूछा जा चुका है पहले, क्योंकि आप लोग बहुत फंसे थे उसमें। होपफुली इस बार आप गलती नहीं करोगे। चलिएगा, अभी मैराथन है 20 तारीख को, तो 20 जनवरी को ट्यूसडे को हम रखेंगे, तो उसमें बता देंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है। सीडीपी में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी लैंग्वेज पे रहते हैं, यहाँ भी बहुत रेयर पूछा जाता है, अगर वो वाला आप पढ़ लोगे तो यहाँ हो जाएगा। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में क्या कहा है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का पार्ट नहीं है शास्त्रीय भाषाएं, है ना। ये ऑल्टरनेटिव या एक वैकल्पिक विषय या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ये संस्कृत है तो उसको एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाओ, शास्त्रीय भाषा है। ऐसी और भी भाषाएं हैं भारत की। माध्यमिक चरण में एक केंद्रक या कोर भाषा के रूप में, नहीं नहीं भाई, कोर नहीं, कौन सी, सेंट्रल लैंग्वेज नहीं, एडिशनल लैंग्वेज, अतिरिक्त विकल्प के रूप में, वैकल्पिक भाषा या एडिशनल सब्जेक्ट, माध्यमिक चरण के दौरान मिडिल स्टेज पे अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र में नहीं है शास्त्रीय भाषा का जिक्र, हम 3 भाषाएं वो अलग हैं। प्रेपरेटरी चरण नहीं, प्रेपरेटरी में इतना छोटा बच्चा है, क्यों पढ़ाओगे उस टाइम पे, कितनी भाषाएं पढ़ा दोगे उसको, तब तो मदर टंग का फोकस करो। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने दिया सही जवाब? 48। इसमें भी ये लोग अभी भी अटक रहे हैं। देखो सिंपल बात है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हो रही है, यानी 3 भाषाएं, मदर टंग, उसमें आप सिंपल मान लो उसमें शास्त्रीय भाषा की बात नहीं हुई। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आपकी क्लासिकल लैंग्वेज की बात नहीं हुई, वो एडिशनल सब्जेक्ट में के रूप में पढ़ाओगे, ना कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। समझ रहे हो बात? क्या कह रहे हो मैम? मैं नीट की प्रिपरेशन करता हूँ, फरवरी में सीटेट का एग्जाम है, डेली 6 आवर्स देता हूँ, निकल जाएगा 6 घंटे, अगर आप ईमानदारी से दे पाओ
नोट्स पढ़ लो जो दिए हुए हैं आपको अच्छे से, थोड़े प्रीवियस ईयर लगा दो, निकल जाओगे। सीटेट उतना कोई मुश्किल नहीं है, और नीट की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा पढ़ने की आदत होगी, मैं ही मान रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, यानी एक शॉर्ट रीडिंग मटेरियल है, ठीक। क्लास 7 के बच्चे हैं, वहाँ क्लास 7 की टीचर ने दिए हैं, एक शॉर्ट रीडिंग मटेरियल दिया है, जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सकें। इस शॉर्ट रीडिंग मटेरियल से, वो हिस्ट्री के बारे में हो सकता है या किसी के भी बारे में हो सकता है, लिखा हुआ है इन्होंने कि पहचान के बारे में, समुदाय की सत्ता, तो ये एसएसटी का ही विषय है, के बारे में समझ बना सकें। अध्यापक शिक्षार्थियों में किस बात को समुन्नत करना चाहते हैं, यानी जो टीचर हैं वो किस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, साहित्यिक कौशल को। अब ये कोई साहित्य थोड़ी दिया है, जब वो समुदाय की सत्ता व पहचान, यानी अगेन वो एसएसटी में हिस्ट्री पॉलिटी वाले विषय हो गए। भाषा साक्षरता नहीं, भाषा साक्षरता के लिए 50 चीजें हैं कि अगर लैंग्वेज लिटरेसी की बात होती। समालोचनात्मक साक्षरता, यस। विश्लेषणात्मक पठन साक्षरता, समालोचनात्मक क्योंकि दो चीजों के बारे में विश्लेषण करने को नहीं कहा गया, और ये विश्लेषण समालोचनात्मक साक्षरता में शामिल होगा, तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। 62% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जिसमें बच्चे की चिंतन प्रक्रिया पे जोर पड़े, अलग अलग पहलुओं से देखना पड़े किसी चीज को, तो आप समझ जाइए क्रिटिकल लिटरेसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मेरे गले को क्या हुआ है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है ना। श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ये दोनों में से एक से सवाल आ ही जाता है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी दोनों में, ठीक है ना। हाँ, न्यू सिलेबस भी करा देंगे D++ में, डोंट वरी, टेंशन ना लो, अभी चल रहा है सिलेबस। अब जब इतनी जल्दी पेपर ले लेंगे तो टाइम तो लगेगा ना। कई लोगों को लगता है नहीं सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, हाँ हाँ हाँ, अरे चल रहा है भाई, प्रोसेस में है ना। जब नया सिलेबस आएगा, आज से पहले कभी जो चीज, कई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल थी ही नहीं सिलेबस में, तो कराया जाएगा ना उसको, ऐसे थोड़ी है कि चुटकी बजा के हो जाएगा। श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम, टॉप डाउन में क्या शामिल है। देखिए, टॉप डाउन का मतलब है टॉप से डाउन की तरफ, जो मेन समरी पॉइंट्स हैं, भाषा जो आप स्टोरी है उसके निष्कर्ष से बाकी आप पूरा समरी, फिर उससे आएंगे आप पैराग्राफ पे, पैराग्राफ से आएंगे आप सेंटेंस पे, सेंटेंस से आएंगे आप वर्ड पे या वर्ड मीनिंग पे, उससे आएंगे लेटर पे, यानी टॉप से डाउन की तरफ। वो आपको कहां नजर आ रहा है, सामग्री, यानी पूरा ओवरऑल कंटेंट या समरी पे आपका फोकस है। पहले जैसे किसी मूवी की पूरी समरी बता दी हो, वाक, फिर क्या क्या कहा गया, डायलॉग्स बता रहे हो, या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना, तो आप टॉप डाउन में कंप्लीट एक जिस्ट निकाल रहे होते हो, यानी एक समरी निकाल रहे होते हो, उसके बाद बाकियों पे जा रहे होते हो। ये प्रत्येक ध्वनि, ये बॉटम अप अप्रोच है कि हर एक साउंड से आपका ध्यान गया किस पे, शब्द पे, वर्ड से आप गए वाक्यांश पे, क्लॉज पे, पैराग्राफ पे जाएंगे, फिर उपवाक्य और वाक्यों की तरफ, सेंटेंस की तरफ जाएंगे आप, क्लॉज से फिर फ्रेज से फिर सेंटेंस पे। तो छोटे से बड़े की तरफ बॉटम अप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ABCD से वर्ड सीखा, वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखा, सेंटेंस से पैराग्राफ पे गए या उसमें भी क्लॉज पे गए, फ्रेजेस पे गए, फिर पैराग्राफ से पूरी स्टोरी पे गए। यह है बॉटम से अप की ओर। उल्टा अगर जब आप कर रहे हैं कि पूरी सामग्री को समझना, फिर उसके अंदर जो ऑडियो है उनको समझना, फिर उससे पैराग्राफ पे आना, पैराग्राफ से सेंटेंस पे आना, सेंटेंस से वर्ड पे आना, वो टॉप डाउन है, ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि पूरा जस्ट समझना टॉप है सामग्री। वाक, विशिष्ट वर्णनों की ओर ध्यान देना, विशिष्ट में तो फिर आप बॉटम अप की तरफ ही चले जाएंगे। वाक, सामग्री या ऑडियो के सारांश, जिस्ट को सुनना, सिर्फ जिस्ट को सुनना अगर आप यहां कह रहे हैं तो आपको ये सुंदर लग सकती है बात, बट वाक पहले लिख दिया इन्होंने तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाक में कोई पर्टिकुलर सेंटेंस की या कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात हो रही होगी, पूरी सामग्री पहले आएगी, वाक बाद में आएगा, कि किसी ने कुछ कहा वो बाद में आएगा, पूरी ओवरऑल सामग्री पे पहले हम जाएंगे, तो इसलिए फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ये क्या कहता है, कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती हैं, तो लेखन कार्य यानी राइटिंग वर्क। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेके आ गई, जो फेरी लगाते हैं, कोई फल बेच रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, वो क्लास से बाहर गई और उस फेरी वाले को क्लास के अंदर लेके आ गई। इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं, यानी समाज से आप संसाधन लेके आ रहे हैं क्लास में सिखाने के लिए। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए, यानी लगभग 7 मिनट्स के लिए रुके, फिर शिक्षार्थियों को 2-2 के जोड़ों में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा गया। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप में जाना गया है, क्या है फेरी वाला, ये बताइए आप। फेरी वाले को फेरी वाला कहेंगे, यहाँ पे गतिविधि का एक प्रतिभागी कहेंगे, वो थोड़ी कर रहा है एक्टिविटी है, बताओ जरा, फटाफट से बताओ क्या है फेरी वाला। फेरी वाला ये शिक्षण सहायक,
सामग्री नहीं लिखा, नहीं तो हो जाता है ये सही। शिक्षण सहायक सामग्री होता तो हम मान लेते, हालांकि वो कंटेंट नहीं है बट फिर भी एक रिसोर्स के रूप में है, तो टीचिंग रिसोर्स अगर कह देते, टीचिंग लर्निंग या टीचिंग हेल्पिंग रिसोर्स कह देते तो फिर भी सही होता। शिक्षण सहायक नहीं, वो पढ़ा नहीं रहा है आपके साथ, कंटेंट के रूप में, एक सामग्री के रूप में, एक टीचिंग एड के रूप में एक तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं। कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं जिसको, कंटेंट या सामग्री। गतिविधि का प्रतिभागी नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है एक्टिविटी में खुद से, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ऑप्शन। तो फर्स्ट के साथ जाएंगे, कितने लोग सही दे रहे हैं? 34% लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। मेरा गला बिल्कुल जा चुका है, परसों भी हमें मिलना है। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। अधिगम प्रतिफल को हम अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। क्या कहते हैं? लर्निंग आउटकम। जैसे आज का लर्निंग आउटकम क्या है कि अगर आप ये टॉप 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं तसल्ली से, तमीज से, समझ करके, तो आप के अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप वो 15 नंबर की पेडागोजी सॉल्व कर पाएंगे, कि आप ये टॉपिक को समझ पाएंगे, समझने में निपुण हो पाएंगे। ये लर्निंग आउटकम होना चाहिए आज की क्लास का, ठीक है। अब हम देखें, व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। सिर्फ व्याकरणिक ज्ञान की बात नहीं होती है लर्निंग आउटकम में, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। सुंदर लग रही है बात। सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, यानी ये तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो गया कि जो भी कौशल है उनके न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना। लर्निंग आउटकम में ऐसा नहीं होता कि न्यूनतम स्तर, जो भी कई बार होगा कि आप दक्षता यानी प्रोफिशिएंसी माप पाए, तो मास्टरी भी हो सकती है कई जगहों पे। भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, मापने के संदर्भ में ही आप लैंग्वेज एलिमेंट्स की बात करेंगे? जी नहीं। दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, यानी जो भी प्रोफिशिएंसी है पढ़ने में, लिखने में, समझने में, वो मापन के संदर्भ में प्राप्त हो पाई है कि नहीं, कि इतने परसेंट ये लर्निंग आउटकम इससे आएगा, तो वो आउटकम यदि आया है कि मापन के संदर्भ में वो प्रोफिशिएंसी उतनी अचीव हो पाई इस चैप्टर को पढ़ के जितनी होनी चाहिए थी। 3rd क्लास के बच्चे को ये करना आना चाहिए, क्या आता है उसको? अच्छा, तो इसका मतलब आता है तो लर्निंग आउटकम अचीव हो गया, कि हम ये चाहते थे ये पढ़ाने से बच्चा ये सीख जाए, ये आउटकम निकल करके आ जाए, दक्षता प्रोफिशिएंसी हो जाए, इतना प्रोफिशिएंट हो जाए इस एक टॉपिक में, इस एक क्लास से या इस चैप्टर से, वट एवर। भाषागत तथ्यों को यानी सिर्फ लैंग्वेज एलिमेंट्स को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है अधिगम प्रतिफल, तो इसलिए 4th तो ऑप्शन सही नहीं होगा, 2nd ही होगा। 55% लोग सही जवाब ऑलरेडी दे रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। अदिति भूतकाल के नियम जानती है, यानी पास्ट, भूत वाला भूत नहीं, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना इतनी बात? ओ गॉड। अदिति भूतकाल के नियम जानती है और परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पा रही है, यानी कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर पा रही है। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? सिंपल है यार, किस प्रकार का ज्ञान है? जिसको यूज नहीं कर पा रही संदर्भ में, जब सिचुएशन आ रही है तो, लेकिन ज्ञान है, नियम पता है। यही बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन कई लोग डिड के साथ सेकंड फॉर्म ही लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या है? आई डिड नॉट न्यू कह देंगे, इसका मतलब गड़बड़ है। नॉलेज प्रोसीजरल नहीं है उनके पास, घोषणात्मक है, डिक्लेरेटिव है, डेफिनेशंस पता हैं, व्याकरण के नियम पता हैं, यूज करने में दिक्कत है। तो ज्ञान का अनुप्रयोग किस प्रकार का ज्ञान है? अनुप्रयोग पता होता तो फिर तो दिक्कत आती ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल यूज हो जाता। प्रक्रियात्मक ज्ञान भी नहीं है, ये तो प्रोसीजरल नॉलेज होती तो प्रयोग में दिक्कत थोड़ी आती। भाषा अर्जन उपकरण की तो कोई चर्चा ही नहीं है, घोषणात्मक ज्ञान है अदिति के पास, यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज है, जहां डेफिनेशन की, थियोरी तो आपको पता है चीजों की, हाउ नहीं पता, वाई नहीं पता, कैसे प्रयोग करना ये नहीं पता, व्हाट पता है, डेफिनेशन पता है, थियोरी पता है, तो उसको पास्ट के नियम तो पता है लेकिन उनको यूज करना नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी ट्रू नहीं है, नॉट आपको देखना है। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित करती है, यानी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी को ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है, हाँ ठीक है, कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी लैंग्वेज से जुड़ी हुई होती है। भाषा या एक्सप्रेस होती है कि जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है वो एक्सप्रेस होगी उसके माध्यम से। भाषा इतिहास का खजाना है, ठीक है। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है, जो हमारा ओवरऑल नॉलेज है उसमें कंट्रीब्यूट करती है, जो लैंग्वेज है उसके माध्यम से हम सीखते हैं। वाइगोत्स्की कह भी रहे हैं ग्रेटेस्ट टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ठीक है ना। लेकिन ये बात सही नहीं है कि कुछ भाषाएं सिर्फ साइंस और टेक के लिए ही बनी है। भाई भाषा से तो आप आर्ट में उसका इस्तेमाल कर लो, आप मूवीज में कर लो, कल्चर में कर लो, हिस्ट्री में कर लो, भाषा तो भाषा है,
उसके माध्यम से तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं भी यूज हो सकती है। ऐसा थोड़ी सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए बनी है कुछ भाषाएं कि अंग्रेजी है तो सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए यूज होगी। कई लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट बात है, वो स्टीरियोटाइप जैसा है, लेकिन वो भाषा नहीं बनी है सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, हिंदी पेडागोजी में पूछा जा चुका है ना। तो भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थिति है, ये पूछ रहे हैं हिंदी पेडागोजी में। इसका सिंपल मतलब है कि आंख बंद करके ट्रांसलेट कर दिया गया है इंग्लिश पेडागोजी से हिंदी पेडागोजी के सेक्शन को। अब जिसकी कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि जिसकी इंग्लिश पेडागोजी के टर्म्स की नॉलेज ठीक होगी उसको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। हालांकि अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो अगर आपकी हिंदी पेडागोजी आपने स्ट्रॉन्ग कर ली इन टर्म्स के साथ तो आपको इंग्लिश में भी हेल्प मिल सकती है। बट इसका उल्टा ट्रू कम ही है, क्योंकि ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन वो पूछा गया इंग्लिश मीडियम में ही है, जिसको ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है। ये आपका खैर चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको तो टॉपिक समझ में आना चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए। भारत के संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंग्रेजी की क्या स्थिति है। बहुत बढ़िया, 65% लोग सही जवाब दे रहे हैं, सह राजकीय भाषा है। मैं कहती हूं कि ओला क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसमें आपकी जो आर्टिकल 343 है उसमें उसकी बात होती है, उसमें बात होती है इन सब बातों की कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर इंग्लिश को AOL बताया गया है। ओला में AOL यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजकीय भाषा कौन सी है भारत की, ऑफिशियल लैंग्वेज। हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बट सच ये है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा ना हिंदी है ना इंग्लिश है, कोई राष्ट्रीय भाषा हमारी है नहीं। रखने की बात हुई थी बट वो नहीं हो पाया सफल। तो हम ये कहेंगे कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो हिंदी है। तो भाषा जो, जब हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। ये एक एक्ट है 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, जो आपका राजकीय भाषा अधिनियम ओला। तो ये इसमें हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है कि ऑफिशियल काम हिंदी में होना चाहिए, उसके साथ जो भाषा का इस्तेमाल हो यूज करें तो वो इंग्लिश को कर ले। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज या राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक, वैधानिक निकायों की भाषा वो उसमें तो फिर हिंदी को ही इस्तेमाल में हम लाते हैं, और उसमें जरूरत पड़े तो इंग्लिश को भी एसोसिएट की तरह यूज कर लेंगे। फॉरेन लैंग्वेज होते हुए भी हम इसको संविधान में फॉरेन लैंग्वेज नहीं कहा गया है। आप एनसीएफ में जब पढ़ते हैं तो वो वहां पे आपको कई बार सेकंड लैंग्वेज के रूप में दिखेगी, बट इसको हम इस तरह से देखते नहीं है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, अपने राजकीय कामों में सहायता के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश को।